नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। और अपने जो एग्ज़ाम हैं आगे केवीएस, सुपर टेट और प्लस अनेक जो एग्ज़ाम हैं आरओ पीसीएस, इन सब के लिए आपके बहुत ही ज़्यादा एक तरह से रामबाण है यह पूरा सेशन। जो ये सेशन डेली आता है इसे आप कंटिन्यूअसली बनाकर डेली देखते रहें। जिन भी भाई बहन का पिछला सेशन छूट चुका है तो पिछले को कवर कर लें, फिर उसके बाद जैसे जैसे आगे हमारे साथ पढ़ेंगे बहुत ही आनंद आएगा पढ़ने में। क्योंकि जो हमारा पढ़ाने का तरीका है और बताने का तरीका है, मैं यह सोच कर पढ़ाता हूँ थोड़ा सा कि आपको कहीं से किसी बुक से पढ़ना ना पड़े। अगर आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर ज्योग्राफी के वीडियो देख रहे हैं, जैसे ज्योग्राफी अब तो ख़त्म ही होने के कगार पे है, क्योंकि इसके बाद कम से कम 10 टॉपिक और आएंगे। 10 के टॉपिक के बाद मैक्सिमम आपका पूरा का पूरा ज्योग्राफी ख़त्म हो गया इंडियन ज्योग्राफी में। तो अगर आप इस तरह से देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई सा भी एग्ज़ाम आप नहीं क्रैक कर पाएंगे, या फिर उस एग्ज़ाम में ऐसे कोई प्रश्न आ जाएं जो आपको नहीं आते हों, है ना। वो तो बात की बात है, आप रिवीजन नहीं करोगे तो चीज़ें गलत हो सकती हैं। लेकिन अगर आप डेली इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो ना, मैं मान ही नहीं सकता कि ऐसा कोई प्रश्न आ जाए प्री में कि आप न इसे निकाल पाएँ, है ना। तो निश्चित रूप से आपको देखा दिखाया पूरा सारी चीज़ मिलेंगी। आज हमारा डिस्कशन होगा बंदरगाह के ऊपर, भारत के प्रमुख बंदरगाह के ऊपर। हम लोग पूरा डिटेल में इसको समझेंगे। वैसे तो पढ़ना है कुछ कम ही बंदरगाह के बारे में लेकिन डिटेल में समझेंगे। बहुत छोटा सा सेशन होगा, आप इसे अंत तक देखेंगे। चलिए, ऐसे ही हम लोग इतिहास का भी कोर्स करेंगे, इतिहास भी कंप्लीट करेंगे, सेम ऐसे ही हिस्ट्री भी करेंगे। इसके बाद आपका जो इकोनॉमिक्स है ऐसे ही करेंगे। सब कुछ आपको सुपर टेट तो चुटकी में आप निकालने वाले हो, इतना समझ लो। जो 60 नंबर का पोर्शन है ईवीएस ईवीएस प्लस जीके प्लस करंट अफेयर, वो आपको इसी जगह देखने को मिलेगा। और एक साइंस का जो 20 नंबर वाला क्लास है आपका, रात में आता है डेली 9 बजे, उसे फॉलो कर दें। कुछ ही दिन में हम मैथ और रीजनिंग भी स्टार्ट करेंगे दोपहर 12 बजे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए साथी, हमारा देश बंदरगाहों का देश रहा है, आज से नहीं। बहुत प्राचीन इतिहास अगर उठा के देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता भी, तब भी आपको वहाँ पे दिख जाएगा, पता चल जाएगा। कैसे? जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता था उसमें आपको पता है कि जो 2500 बीसी से लेकर 1700 बीसी तक यह पूरी सिंधु घाटी सभ्यता हमको देखने को मिला था। यह इतना चला था, इसका कार्यकाल था लगभग लगभग। और वह शहरी था, मतलब एक तरह से नगरीकरण था उसमें। और उसमें वह त्रिभुजाकार था उसका संरचना पूरा। वह किस बेल्ट में मिला था हमको? इसी वाले बेल्ट में हम लोग को देखने को मिला था। और यहीं पे कांडला बंदरगाह अब जहाँ पर है उसी के आसपास में जो कच्छ का रण है, इसी जगह भी हम लोग पढ़ेंगे। कांडला बंदरगाह जो गुजरात का इस समय ज्वारी बंदरगाह है, पूरे भारत का सबसे बड़ा ज्वारी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। तो हम लोग इसी जगह, हम लोग को सुनने में आता है जो, मतलब क्योंकि उसमें कोई लिखित प्रमाण पत्र तो नहीं था, न बस संरचनाएं या फिर कुछ चीजें हमें मिल जाती थी, विदेशी चीजें। तो हम लोग ये समझ गए थे भाई यहाँ पर लोथल में, गुजरात के लोथल में एक ऐसा जगह था, उसको बंदरगाह के रूप में देखा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में, है ना। जब समय था तो उस समय, तो हम यह दरकिनार कर ही नहीं सकते इस चीज से अपने आप को कि हमारा भारत देश प्राचीन समय से चला आ रहा है, उसमें बंदरगाह न रहा हो। क्योंकि किसी भी देश में जब तटीय इलाके हैं तो जाहिर सी बात है जो भी यहाँ पर शासन किया रहा होगा उस बंदरगाह के रास्ते से जरूर आयात और निर्यात का प्रबंध किया होगा। तो सेम इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के समय से जो एक नगरीकृत सभ्यता थी, 2500 से 1700 बीसी तक ये चली थी। उसके बाद उसका अस्तित्व समाप्त हो गया था। कहा जाता है कुछ कारणवश कि हो सकता है सिंधु नदी के उफान के कारण आ गया हो, या फिर किसी विदेशी आक्रमण के कारण ऐसा हुआ हो। तो जो भी कारण रहा हो, लेकिन वहां पे लोथल एक ऐसा बंदरगाह था। तो आज भी हमारे भारत में 13 बड़े बंदरगाह और 200 छोटे बंदरगाह स्थित हैं। तो उन 13 के बारे में बहुत बढ़िया से जिक्र करेंगे। वही 13 के तरह पूछे जाते हैं, तो हम उसका जिक्र करने वाले हैं। लेकिन कुछ थोड़ा सा आपको एक तरह से फैक्ट दे दें जो आपको बहुत सारे एग्जाम में आपके आ सकते हैं। देखिए, प्राचीन काल में जो सातवाहन था, सातवाहन और चोल वंश, हमें तो सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को ही मिला था ये सारी चीजें। लेकिन अगर आपसे पूछे कि किस शासन के समय हमारे यहाँ जो एक तरह से कह लीजिए कि बंदरगाह का एक तरह से बढ़ावा दिया गया था कि इस संबंध में कि मतलब विदेशों से संबंध बनाया जाए आयात और निर्यात करके, उस समय बंदरगाह को बढ़ावा दिया गया था। उस समय किसका शासन था, किस राजा का, किस शासक का था? तो बताओगे सातवाहन वंश और चोल वंश। चोल राजा और सातवाहन राजा, यह सब इस तटीय वाले इलाके पे हमको देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि बंदरगाह भी इस तटीय वाले इलाके में ही रहेगा। इस जो स्थल से सटा हुआ हमारा भारत का पूरा ये पोर्शन है, 15,200 किलोमीटर का क्षेत्र, जो कि गुजरात से लेकर इधर आपका यहाँ तक पूरा का पूरा बंगाल तक, यानी कि मेघालय तक
जो है पूरा का पूरा ये स्थलीय भाग है हमारा। तो स्थलीय भाग से हमको लेना देना है ही नहीं, क्योंकि स्थलीय भाग पे तो हमारा स्थल से जुड़ी हुई सारी चीजें, मोटर वाहने और यह सब सारी चीजें हमको देखने को मिलती है, ट्रेन का सुविधा देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो हमारा ये तटीय इलाका है ना, यहाँ से भारत का आयात बहुत सस्ता रूप में होता है। किसी भी देश का अगर जो तटीय इलाका है, तो अगर वहां से हम शिप के माध्यम से, जहाज के माध्यम से अगर आयात करें तो बहुत सस्ता पड़ता है और आसानी से एक देश से दूसरे देश से संबंध भी स्थापित हो जाता है। तो वही चीज सातवाहन और चोल राजाओं के समय हमको सबसे ज्यादा विदेशी संबंध देखने को मिले थे। उसका कारण यह था कि बंदरगाह को उस समय बढ़ावा दिया गया था। तो ये चीजें याद रखेंगे, आपसे पूछा गया है। अब देखिए, आधुनिक काल में 1854 में ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के साथ जहाज रानी परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो ये चीजें कब शुरू हुई थी? आधुनिक भारत में, जो एक तरह से कह लीजिए कि आधुनिक काल में भारत में जो आपका जहाज रानी था, जहाज रानी मतलब कि बंदरगाहों का जो व्यवस्था है वो सुदृढ़ कब किया गया? आपसे पूछा जाता है किसके द्वारा किया गया, तो बताएंगे ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा किया गया। कब किया गया? 1854 ईस्वी में किया गया। इस बात को याद रखेंगे, ये भी प्रश्न पूछा गया है। अब देश भर में हमें पता है, हमारे देश में कुल तटीय इलाका, अगर लक्षद्वीप को भी देख लें, लक्षद्वीप, यहाँ पे लक्षद्वीप स्थित है और यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार स्थित है। अंडमान निकोबार हमने बताया था, उत्तरी अंडमान, मिडल अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, इस तरह से हमने आपको बताया हुआ था। फिर यहाँ पर कार निकोबार है ना, कार निकोबार, लघु निकोबार और आपका दक्षिणी निकोबार, इस तरह से था। तो हमने आपको ये चीजें बता रखा है, पिछले वीडियो में आप जरूर देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, यह पूरा का पूरा तट लेकर और जो भारत का यहाँ पे 9 राज्य स्थित हैं और प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश, उन सभी को लेकर भारत के तटीय राज्य कितने हैं पूरे के पूरे आपसे कहा जाएगा, तो तटीय राज्य 9 हैं और प्लस 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के। ये चारों और 9 मिलकर भारत का क्या बनाते हैं भाई? तटीय राज्य, यानी कि बंदरगाह इसी वाले क्षेत्र में इनको देखने को मिलते हैं। आप इतना याद रखना, भारत के प्रायद्वीपीय भाग में कितने केंद्र शासित प्लस राज्य हैं, केंद्र शासित राज्य और राज्य, यूटी और राज्य कितने हैं? तो बताओगे 9 और प्लस 4। अभी हम लोग देखेंगे उसको पूरा टोटल। अगर देखेंगे भारत का मुख्य भूमि का जो विस्तार है, मुख्य भूमि प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य भूमि 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर है। लेकिन अगर इस द्वीपीय क्षेत्र को भी जोड़ लिया जाए तो भारत में, हमने बताया था, पहला वीडियो आप जरूर जाके देखेंगे, 7516 किलोमीटर है पूरा का पूरा समुद्री तट भारत का। तो कितना है? 7516, यानी कि 7516 किलोमीटर। यहाँ पे 10 पॉइंट में भी कुछ है, लेकिन उसको हम निगलेक्ट करते हैं अभी। तो आप डिटेल में जानने के लिए पहला वीडियो जरूर देखेंगे, शुरू से देखिए, हम तो यही कहेंगे। कहीं भी किसी जगह किसी बुक से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। अब यहाँ तक हमको पता चल गया। अब इस तरह से देखेंगे, भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 छोटे बंदरगाह हैं। इस बात को भी याद रख लेंगे। जो 13 सबसे बड़े बंदरगाह हैं उसमें से 3 बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित हैं। याद रखना, 13 बड़े बंदरगाहों में से 3 बड़े बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित हैं। तमिलनाडु वाला क्षेत्र यह है आपका, ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र है। फिर इधर आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है, फिर इधर उड़ीसा वाला क्षेत्र है, फिर इधर वेस्ट बंगाल वाला क्षेत्र है हमारा, फिर इधर आपका केरल वाला क्षेत्र है, फिर इधर कर्नाटक है, इधर कर्नाटक है, ये कर्नाटक वाला क्षेत्र है, फिर यहाँ पे गोवा है, फिर यह महाराष्ट्र है, यह गुजरात है। इतने इलाके में हमको देखने को मिलेगा बंदरगाह। देख लिया आप राज्य के बारे में, तो राज्य आप दिमाग में रखे रहिए अपने। तो यानी कि 7516 किलोमीटर तक है। 13 बड़े बंदरगाहों में से 3 बड़ा बंदरगाह, 13 बड़े बंदरगाहों में से 3 बड़े बंदरगाह हमको तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, ये चीजें याद रखना। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से किसके नाम है, अभी मैं दर्शाता चलूंगा। और जो 200 छोटे बंदरगाह हैं उसमें से 53, यानी कि सबसे ज्यादा बंदरगाह 200 में से, सबसे ज्यादा बंदरगाह जो है 200 में से, छोटे बंदरगाहों में से सबसे ज्यादा बंदरगाह 53, सबसे अधिकतम बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। इस महाराष्ट्र में याद रखना आप, ठीक है ना, पूछा जाता है क्वेश्चन, तो यहां से प्रश्न बना है तभी आपको बताया जा रहा है। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब हमारे देश में कुल लंबाई कितनी है देश का, मतलब कि आपका प्रायद्वीपीय भारत का, यह दोनों लेकर बताएंगे 7516 किलोमीटर। तो 7516 किलोमीटर है। कौन कौन सा राज्य है, कौन कौन सा यूटी है, देख लेते हैं। देखिए, गुजरात लिखते चलिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा यहाँ पर स्थित है, सॉरी गोवा यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है गोवा हो गया। गोवा के बाद केरल के बाद तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल। ये तो हो गए हमारे राज्य हो गए।
यूटी नहीं राज्य। गिनिए कितने हैं, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो हमारे राज्य हो गए और 4 यूटी। अब चारों यूटी कौन कौन से ध्यान में रखिएगा, एक तो हमारा अंडमान निकोबार, एक तो हमारा लक्षद्वीप, 2 तो ये हो गए। इसके बाद एक है यहाँ पर जिसको हम कहते हैं क्या जिसको किस नाम से जानते हैं, पौंडीचेरी, पौंडीचेरी के नाम से जानते हैं। तो पौंडीचेरी एक है हमारा, दमन दीव और दादरा नगर हवेली, अब दोनों एक यूटी बन चुके हैं। तो याद रखना हमारे भारत में कुल 8 यूटी हैं और पूरा अगर मिला लो 28 राज्य हैं। तो उस 28 राज्य में से 9 राज्य में हमको बंदरगाह देखने को मिलते हैं और उस 8 यूटी में से 4 यूटी में, 4 केंद्र शासित प्रदेश में हमको बंदरगाह देखने को मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है ये तो पूरा का पूरा द्वीपीय इलाका है और ये भी द्वीपीय इलाका है, यहाँ पे बंदरगाह जरूर होंगे और छोटे होंगे लेकिन। अब गुजरात से जब हम यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे हमको दमन दीव और दादर नगर हवेली दिख जाता है। तो दमन दीव के पास एक बंदरगाह होगा और एक बंदरगाह हमारा मतलब कि वहाँ पे बंदरगाह देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपको पौंडीचेरी में, जो कि आपके तमिलनाडु में 2 जिले पौंडीचेरी की स्थित हैं, एक यमन जो है कि यहाँ पर स्थित है आपके आंध्र प्रदेश में, एक माहे जो है केरल में स्थित है। यह हमने बता रखा है फर्स्ट वीडियो में, जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर हो गया, यह इतने हो गए पूरे के पूरे 4 यूटी जो हमने आपको काउंट करा दिया। अब हम बंदरगाहों पे चलते हैं, एक एक बंदरगाह बहुत अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह ये कच्छ के रन में स्थित है। कच्छ का रन, ये खंबात की खाड़ी, तो कच्छ के रन में यहाँ पर कांडला बंदरगाह स्थित है। क्या नाम है इसका, कांडला बंदरगाह, लिखते चलिए कांडला बंदरगाह। देखिए बंदरगाहों से बहुत ज्यादा लाभ होता है भारत को ही नहीं, किसी भी देश को बंदरगाहों से बहुत ज्यादा लाभ होता है। पहली बात है कि आयात और निर्यात के लिए बहुत ज्यादा खर्च नहीं करने पड़ते हैं, हमारे पानी वाले रास्ते से सारा सब कुछ हो जाता है और सुविधा होता है उसके लिए, ना ही हमें ट्रैक बिछाने की जरूरत पड़ती है, कुछ नहीं, आराम से वो चीजें सुविधाजनक होती हैं। आराम से कोई चीज लाकर हमारे यहाँ से आयात भी हो सकता है, निर्यात भी हो सकता है। इस वजह से बंदरगाह सबसे ज्यादा सुविधाजनक माने जाते हैं आयात और निर्यात के लिए, और अधिकतम देश इसको ही बढ़ावा देती है जो कि पानी वाले रास्ते से आयात और निर्यात किया जाता है। सबसे ज्यादा महंगा पड़ता है हमारा वो जहाज के माध्यम से, हवाई माध्यम जो होता है सबसे ज्यादा महंगा पड़ता है, समझ रहे हैं ना। तो ये चीजें होंगी। कांडला बंदरगाह हमारे भारत का मतलब भारत के कच्छ के रन में स्थित है, गुजरात वाले राज्य में स्थित है और कच्छ के रन में यानी कच्छ की खाड़ी के पास स्थित है। ये एक ज्वारी बंदरगाह है भारत का, है ना, ये एक ज्वारी बंदरगाह है और इससे जो है मुख्यतः आयात होता है। इससे मुख्यतः क्या आयात होता है, जैसे कि बहुत जो बाहर के देश होते हैं इससे मुख्यतः आयात होता है, जैसे कि आपका पेट्रोलियम हो गया और पेट्रोलियम के बाद कह लीजिए कि आपका फर्टिलाइजर हो गया। और यह आयातित जो चीजें होती हैं जो सबसे ज्यादा उत्तर भारत में विस्तार है किया जाता है इससे, जो भी इससे आयातित चीज होती हैं मैक्सिमम कह लीजिए कि पेट्रोलियम हो गया और कह लीजिए खनिज पदार्थ हो गए और फर्टिलाइजर हो गया। तो यह फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम, यह सब सारी चीज जो बंदरगाह पे आता है कांडला बंदरगाह पे, वह हमारे उत्तर वाले यानी मैदानी भाग को सबसे ज्यादा ट्रांसफर किए जाते हैं यहाँ से। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि यह बहुत पास में है, समझ रहे हैं ना, यह मैदानी भागों से पास में है, इस वजह से यहाँ से हमें यहीं पे मंगाया जाता है, हम लोग इसी जगह मंगाते हैं। पेट्रोलियम हो गया और आपके फर्टिलाइजर हो गया, तो ये सारी चीजें यहाँ पर ज्यादा मंगाई जाती हैं कि यहाँ से ज्यादा आसानी होगा ले जाने में, यानी कि ज्यादा खर्च नहीं आएंगे, कम खर्च आएंगे यहाँ से ले जाने में मैदानी भागों में। तो इतनी बात याद रखना। दरअसल इन सभी से होते हैं आयात मैदानी भागों के लिए, लेकिन यहाँ से ज्यादा सुविधाजनक पड़ता है, खर्च जो होते हैं कम आते हैं, इस वजह से यहाँ से किया जाता है। इस बात को याद रखना। यह नहीं कहना है कि यहाँ से भी नहीं जाते हैं, भाई यहाँ से नहीं जाता तो ये सब क्यों बनाए गए हैं, फिर यहाँ से भी जाते हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन मैक्सिमम चीज जो हमारा पेट्रोलियम का और खनिज पदार्थ और कह लीजिए कि जो बाहर से मंगाए जाते हैं आपके फर्टिलाइजर, मेन्योर, वो यहीं से जाते हैं। देखिए मैदानी भागों में अधिकतम जाता है, जिससे कि खर्चा जो है कम आता है। इसके बाद दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के लिखिएगा इसको, मुंबई बंदरगाह मुंबई में स्थित है। आपको पता है यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, याद रखना। मैं आपको बता देता हूं प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह कौन से होते हैं। देखिए प्राकृतिक बंदरगाह का मतलब हमने बताया था आपको कि इधर वाला क्षेत्र और इधर वाला क्षेत्र बहुत ज्यादा कटे छिटे हैं। जैसे कि भारत का जो एक तरह से भारत का जो मुख्य भूमि है, यहाँ पे ऐसे इस प्रकार से कटा छटा है बहुत सारी, यहाँ पे बहुत सारी नदियां आकर ऐसे काट देती हैं, इधर भी और इधर भी बहुत सारी नदियां ऐसे काट देती हैं। जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो पूर्व वाले इलाके को, और जो आपके अरब सागर में गिरती हैं वो पश्चिमी तट को काट दी हैं और छिछला बना दी हैं। जब छिछला बना देती हैं, नदियों द्वारा काटा गया है, किसी मानव द्वारा नहीं बनाया गया है, इस वजह से उसका नाम पड़ जाता है
वहाँ पे बहुत सारे बेड़े जहाज आते हैं जो कि अंदर थोड़ा सा एंट्री ले लेते हैं, ऐसे बन गया है। तो वह अंदर आके यहाँ पे खड़े होने लगते हैं, जिससे कि उनके लिए आसानी हो जाता है सुरक्षा के दृष्टि से। तो उसी को हम नाम दे देते हैं भारत का कृत्रिम बंदरगाह। अब कृत्रिम बंदरगाह के सपोर्ट के लिए थोड़े से मानव द्वारा कुछ कार्य विधि क्रियाकलाप कर एक बंदरगाह बना दिया जाता है उसके सपोर्ट में, कि उस पर ज्यादा बोझ ना पड़े। तो उसको हम नाम दे देते हैं मतलब कृत्रिम बंदरगाह। सॉरी, हमने उल्टा बोल दिया, प्राकृतिक बंदरगाह बनाए गए हैं इस प्रकार से। फिर से सुनिएगा, जो बहुत सारी नदियां बहती हैं पूरब की तरफ और पश्चिम की तरफ, वो हमारे इस तट को और इस तट को काट दी हैं। काटने से एक मतलब छिछला सा मैदान के नुमा बन गया है। इस प्रकार से हम जिस प्रकार से यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो जहां पे मैक्सिमम क्षेत्र बना है उसको हमने प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में ले लिया यूज। तो जिस प्रकार से जो हमारा मुंबई है वह सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह के रूप में यूज होता है पूरे भारत में। तो याद रखना, मुंबई एक प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह कैसे बनता है हमने बता दिया। अब इस प्राकृतिक बंदरगाह के सपोर्ट के लिए मानव द्वारा कुछ ऐसे कार्य कर दिए गए, कुछ ऐसे बंदरगाह बना दिए गए जिसे हम कृत्रिम बंदरगाह के नाम से जानते हैं। क्योंकि जैसे मुंबई बंदरगाह है, तो मुंबई बंदरगाह पूरे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, वो भी सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ से सर्वाधिक व्यापार होता है। जो सबसे बड़ा हमारा एक तरह से कह लीजिए कि एक तरह से बंदरगाह है, उसको इस मुंबई बंदरगाह को ही कहते हैं। सबसे बड़ा बंदरगाह कहे या सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहे, यहाँ से सर्वाधिक व्यापार होता है। बहुत सारी चीजें आती हैं और ट्रांसपोर्ट से चीजें पड़ी की पड़ी रह जाती हैं मुंबई बंदरगाह से। सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है मुंबई बंदरगाह। तो लिख लीजिए मुंबई बंदरगाह, जो कि हमारे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा आयात निर्यात होते हैं। बहुत बिजीएस्ट कहते हैं ना, सबसे ज़्यादा भारत का बिजी वाला पोर्ट यही है। तो याद रखना है, इस आपके मुंबई बंदरगाह को सपोर्ट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए नहावा सेवा नाम का एक बंदरगाह बनाया गया। कौन सा बंदरगाह बनाया गया? नहावा सेवा। इस मुंबई के दक्षिण में, इस मुंबई के दक्षिण वाले क्षेत्र में, थोड़ा सा दक्षिण में पड़ जाता है। इसका नाम है नहावा सेवा, नहावा सेवा बंदरगाह। तो नहावा सेवा बंदरगाह भी महाराष्ट्र में ही पाया जाता है, जो कि मुंबई बंदरगाह को के सपोर्ट में बनाया गया है। जैसे मुंबई बंदरगाह पे बहुत सारे सामान आ गए, रख दिए गए, और वहां से ले जाने में थोड़ा सा अगर विलंब होता है तो चीजें पहले से ट्रांसफर कर दी जाते हैं नहावा सेवा पर। वो जहाज बेड़े लगा दिए जाते हैं, जिससे कि यहाँ से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट आसानी से किया जा सकता है और मुंबई बंदरगाह को बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है। ये चीजें याद रखना है। उसके बोझ को, उसके भार को कम करने के लिए नहावा सेवा बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है और यह प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई। इस बात को याद रखना। अब आते हैं नेक्स्ट। तो महाराष्ट्र में यह दोनों बंदरगाह, जो 13 बड़े बंदरगाहों में से 2 बंदरगाह हैं, याद रखना है, याद रखना है। अब हम आ जाते हैं, हाँ भाई, अब कांडला बंदरगाह के बारे में भी हो गया, हम लोग पढ़ लिए। मुंबई बंदरगाह और नहावा सेवा बंदरगाह के बारे में भी पढ़ लिया गया। ठीक, अब आ जाते हैं मुर्मू गोवा बंदरगाह। यह गोवा वाला क्षेत्र है, देख रहे हैं गोवा, यहाँ पे गोवा स्थित है। इस गोवा वाले क्षेत्र में एक नाम का बंदरगाह जिसका नाम है मुर्मू गोवा। क्या नाम है? मुर्मू गोवा। मुर्मू गोवा बंदरगाह। मुर्मू गोवा बंदरगाह जो है कि आपने सुना होगा कि 2 नदियां हमने यहाँ पे पढ़ाया था, नदियों वाला आप जरूर वीडियो देखिएगा। एक जुआरी नदी, एक मांडवी नदी। मांडवी नदी तो यहाँ की मुख्य नदी है, जैसे लाइफ लाइन है, लेकिन एक जुआरी नदी यहाँ पर है। जुआरी नदी के ज्वार नद मुख द्वारा बनाया गया ज्वार नद मुख जो है जुआरी नदी का, उसी जगह स्थित है मुर्मू गोवा बंदरगाह। एक तरह से कह लीजिए, जो मुर्मू गोवा बंदरगाह है यह प्राकृतिक बंदरगाह ही है, प्राकृतिक द्वारा बनाया गया, प्रकृति से बना है। जो आपका कह लीजिए जुआरी नदी है, जुआरी नदी के ज्वार नद मुख हमने बताया था एस्चुरी। कैसे एस्चुरी बनते हैं, इसके पिछले वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो एस्चुरी और ज्वार नद मुख द्वारा, ज्वारी नदी के ज्वार नद मुख द्वारा बनाया गया बंदरगाह मुर्मू गोवा है, जो कि गोवा में स्थित है। इस बात को याद रखना। यहाँ पर लोहा काफी ज्यादा निष्कासित किए जाते हैं, यहाँ पर लोहा काफी ज्यादा निष्कासित किए जाते हैं। इस मुर्मू गोवा बंदरगाह से उसको ट्रांसफर किया जाता है, मतलब उसका निर्यात किया जाता है ईरान में, जो अरब वाले देश हैं उसको, उन सबको आयात किया जाता है, सॉरी निर्यात किया जाता है। इस बात को याद रखेंगे। अब उसके बाद हम आ जाते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है जिसका नाम है न्यू मंगलोर। सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे खान हैं लोहे के ओर के खान हैं, स्टील के ओर के खान हैं। तो भाई देखिए, स्टील बनाना होता है तो उसमें सबसे पहली चीज हमें लोहा ही चाहिए होता है। आयरन ओर, आयरन के ओर चाहिए होते हैं। आयरन कई प्रकार के होते हैं, पिटवा लोहा आप कहते हो ना, रूट आयरन, और उसके बाद कह लीजिए कि आप उसको कई नामों से जानते हैं। तो सबसे अच्छा जो होता है उसमें पिटवा लोहा होता है, जो धूसर के रूप में, जिसपे कभी जंग लगता ही नहीं है, जिससे ट्रेन की पटरियां वगैरह बनाई जाती हैं, और कह लीजिए कि जो स्टेयरिंग्स वगैरह बनते हैं वो उन्हीं से बनते हैं, है ना, समझ रहे, गाड़ी की स्टेयरिंग्स वगैरह। तो न्यू मंगलोर बंदरगाह वो कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक,
कर्नाटक में स्थित है, यहाँ पर इसके दक्षिण में कर्नाटक में न्यू मंगलोर लिख लीजिएगा, न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? या कर्नाटक में स्थित है न्यू मंगलोर बंदरगाह। इस न्यू मंगलोर बंदरगाह से भी आयरन के ओर का निर्यात किया जाता है दूसरे देशों के, जो अरबी देश हैं, जैसे कि ईरान, इराक और सऊदी अरब, इस तरह से यूएई, कतर, इन सब देशों को, बड़े बड़े देशों को भी निर्यात किया जाता है यहाँ से। तो ये बात आप याद रखेंगे। अब मंगलौर के जस्ट नीचे आएंगे तो कोचिन बंदरगाह आपको दिखेगा। कौन सा बंदरगाह? कोचिन बंदरगाह। कोचिन बंदरगाह आपको पता है कि 1498 वास्को डिगामा वाला समय याद रखिए, वो कहानी हम सारे बताएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। बस आप डेली कंटिन्यूटी बनाकर इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों को भी जोड़ने का प्रयास किया करिए। तो कोचिन बंदरगाह आपसे पहली बार पूछा जाएगा कहाँ पे स्थित है, बता देंगे केरल में स्थित है। यहाँ पर जब 1498 में जब वास्को डिगामा सबसे पहले आया था, पानी वाले रास्ते का खोज किया था, कोप ऑफ गुड होप के माध्यम से आया था, तो वो इसी कोचिन बंदरगाह पे सबसे पहले आया था। कोचिन बंदरगाह पे जब आया था तो वहाँ पर उसका स्वागत राजा जमोरिनेक थे, हिंदू राजा थे, वह उनका स्वागत किए थे, भव्य तरीके से स्वागत किए थे, उसे हर जगह घुमाए फिराए थे। तो वह कोचिन में ही सबसे पहले अपनी कोठी डाल लेता है, कोचिन में। तो इस तरह से हमने बताया आपको कोचिन बंदरगाह आज का नहीं, कोचिन बंदरगाह बहुत पहले का है। तो आज भी कोचिन बंदरगाह यहाँ पर स्थित है, जो कि केरल में स्थित है, केरल के तट पर स्थित है, जिसे हम कोचिन बंदरगाह के नाम से जानते हैं। प्राकृतिक बंदरगाह है, याद रखना, प्रकृति द्वारा बनाया गया है। जैसे कि हमने आपको एक बताया था चिल्का लेक, जो कि उड़ीसा में स्थित है, चिल्का लेक जो कि लैगून जैसा है। तो बंदरगाह भी लैगून जैसा, जो कि तीन तरफ, एक तरफ से करिए पानी से घिरा हो, और सॉरी भूमि से घिरा हो, और एक तरफ पानी से हो। इस प्रकार से यहाँ का नोजल टाइप में है, मतलब हवा की बहुत तेज रफ्तार अगर आए ना तो इस नोजल वाले इलाके को फोड़ ना पाए, इस तरह से होती है। तो यहाँ पर कोचिन बंदरगाह स्थित है केरल में, यह बात आप याद रखेंगे। बस इतनी चीजें पूछी जाती हैं। कोचिन बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? तो केरल में स्थित है। ठीक, इतनी बातें क्लियर हैं। अब हम कोलकाता की तरफ बढ़े। देखिए कोलकाता में दो बंदरगाह हैं, एक कोलकाता बंदरगाह और एक हुगली बंदरगाह। अब आप कहोगे सर ये गलत पढ़ा रहे हैं, जिसको नॉलेज होगा थोड़ा सा। देखिए कोलकाता में बंदरगाह है कोलकाता के नाम से, और एक तरह से हुगली नाम से भी, हुगली बंदरगाह और कोलकाता बंदरगाह, दोनों अलग अलग बंदरगाह नहीं है, दोनों एक ही बंदरगाह हैं। ये चीजें अगर आपसे पूछी जाती हैं तो आप ध्यान से इसको लिखेंगे। देखिए हुगली एक नदी है, हुगली एक नदी है जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है। गंगा नदी जब 2525 किलोमीटर के रूप में 2525 किलोमीटर के रूप में बहती है तो 15 किलोमीटर का उसका विस्तार वेस्ट बंगाल में हो जाता है। वेस्ट बंगाल में जो हो जाता है 15 किलोमीटर का विस्तार, उसे हुगली नदी देते हैं। और यहाँ तट से थोड़ा सा अंदर है हमारा कोलकाता। कोलकाता बंदरगाह एक नदी बंदरगाह है, नदी द्वारा बनाया गया बंदरगाह है, नदी पे बना है, हुगली नदी पर बना है, न कि वह सागरी एक तरह से सागर एक तरह से टच है। वह अंदर है, नदी द्वारा बनाया गया है, नदी पे बना है, जिसका नाम है हुगली नदी। वो जब आगे आता है तो हुगली बंदरगाह एक पड़ता है वहां पर। तो जो कोलकाता बंदरगाह, यहाँ से बहुत भारी भारी सामान, जैसे कि जो झारखंड का आपका कह लीजिए कि झारखंड से, या फिर कह लीजिए बेटा जो आपके बिहार से जो और निकलते हैं ना, उसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है इधर हमारे की मतलब कि पूर्वी वाले देशों की तरफ, जैसे जापान हो गया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इन सबको आयात किया जाता है यहाँ से सारी चीजें, इंडोनेशिया, है ना। तो इन सब सारी चीजों, सिंगापुर, तो इन सब सारे देशों को एक तरह से आयात किया जाता है। याद रखेंगे, इस कोलकाता बंदरगाह से ट्रांसपोर्ट होकर हुगली बंदरगाह पे आता है, हुगली बंदरगाह से यहाँ पे पहुंचता है, तटीय इलाके पे पहुंचता है, फिर वहां से ट्रांसपोर्ट होता है। इस बात को याद रख लेना है, आपको बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद हम आ जाते हैं पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह जो है पारादीप बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह जो है उड़ीसा में स्थित है। पारादीप, तो उड़ीसा मतलब उड़ना, पारा डाल दिया गया तो द्वीप जो है उड़ गया, इस तरफ से याद कर लेंगे। ऐसे ट्रिक से हमने याद कर लिया थोड़ा सा, लेकिन अब तो सारी चीजें जुबान पे आती हैं तो हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो आप लोग भी मैप जरूर बनाएंगे, मैप बनाकर ही इस चीज को सजा के अपने हाथ से जब लिखेंगे ना तो चीजें हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, बिल्कुल फिट। तो जो पारादीप बंदरगाह है वो उड़ीसा में स्थित है। अब उड़ीसा में स्थित है पारादीप बंदरगाह, जस्ट इसके दक्षिण में यहाँ पर स्थित है। अब यहाँ से भी बहुत सारे चीज, और जो झारखंड और उड़ीसा वाला बेल्ट है, आपको पता है कि नागपुर पहाड़ी का बेल्ट है, और हमने जब पढ़ाया था आपको तो बताया था यहाँ पर एक बेल्ट स्थित है जिसका नाम है एक तरह से कह लीजिए कि 3 पहाड़ियां यहाँ पे स्थित है ना। मेघालय में कौन कौन सी 3 पहाड़ियां स्थित हैं? गारो, खासी, जयंतियां। तो गारो गैप्स, जो आपका यहाँ पे गारो गैप्स पाया जाता है, गारो गैप्स राजमहल की पहाड़ियों द्वारा काट दिया गया है, राजमहल गारो गैप्स, जो कि बहुत सारी नदियों द्वारा इसको एक तरह से अवतलित कर दिया गया है इस भाग को। तो यह वाला हिस्सा जो हमारा बच जाता है, जो कि एक तरह से कह लीजिए कि जो आपका जो आपके राजमहल की पहाड़ियां उसके दक्षिण वाला, पूरा का पूरा दक्षिण का इलाका, और जो आपका यहाँ पे विंध्याचल श्रेणी है
वह और प्लस सतपुड़ा सीढ़ी है, इनसे सटा हुआ एक यहाँ पर बहुत बड़ा पठारी क्षेत्र पाया जाता है, इसे कहते हैं छोटा नागपुर का पठार, हमने पढ़ाया था। इसे भारत का रूर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे खनिज पदार्थ और प्लस ओर्स है बहुत सारे में ये सारी चीज़ें, पेट्रोलियम वगैरह, ये सब आयात बहुत ज़्यादा, मतलब निर्यात बहुत ज़्यादा होता है यहाँ से निकाला जाता है उसका और निर्यात किया जाता है अपने पूर्व पश्चिम वाले देशों को। तो पूर्व वाले देश के लिए अधिकतर जापान को यहाँ से स्टील्स, हमारे यहाँ से जाते हैं स्टील का जो ओर होता है, मतलब कि जो आपके आयरन ओर्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं, जापान में, और जापान से ही बहुत सारी चीज़ें बनाकर हमारे भारत में फिर से थोपा जाता है, अलग अलग देशों में जाता है। तो इस तरह से, क्योंकि भारत में ऐसी अभी बहुत बड़ी कोई कंपनी या फिर कोई इस तरह से कह लीजिए कि कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कोई कंपनी नहीं है ऐसा कि पूरे के पूरे अपने ओर को वह एक तरह से कंज्यूम कर सके। इस वजह से वो यहाँ से निकालता है और कंजम्पशन के लिए बहुत ज़्यादा और हो जाता है जब हमारे यहाँ, तो उसको कंजम्पशन के लिए कहाँ पे भेज दिया जाता है, जापान में भेज दिया जाता है सस्ते दामों पे, और जापान से बने बनाए चीज़ को हमारे भारत में लाके भर दिया जाता है। ये चीज़ें थोड़ा सा दिमाग लेंगे। वैसे तो सबसे ज़्यादा जो ओर होता है, जो आयरन ओर है, वह चीन से निकलता है, चीन के जो तिब्बत वाला पठार है वहाँ से निकलता है लेकिन हमारे भारत से भी बहुत सारे निकलते हैं, इतना ज़्यादा निकलता है कि भारत खुद खुद कुछ है मैन्युफैक्चरिंग भारत में कंपनियां जो कि कंज्यूम के बाद भी बहुत ज़्यादा बच जाते हैं, तो उसको एक तरह से बड़े बड़े देशों को निर्यात कर दिया जाता है। तो वहाँ से वो चीज़ें बनाकर और सस्ते दामों पर कभी भारत को कुछ टैक्स वगैरह जोड़कर फिर भारत को ही एक तरह से निर्यात करते हैं वो लोग ऐसे। तो याद रखेंगे ये हमारा पारादीप बंदरगाह है जो कि कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, आप इसे याद रखेंगे। ये निर्यात करते हैं यहाँ से सबसे ज़्यादा ओर्स किसको, जापान को। अब आते हैं सबसे बड़ा, हमने कृत्रिम मतलब प्राकृतिक बंदरगाह तो देख लिया मुंबई को, है ना। अब हम देखने वाले हैं सबसे बड़ा प्राकृतिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है और सबसे ज़्यादा बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। तो चलो फटाफट देखते हैं। पारादीप के जस्ट नीचे हम आएंगे ना, तो हमें भारत का एक तरह से करिए विशाखापत्तनम नजर आएगा। विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम याद रखना, मछलीपत्तनम की बात नहीं हो रहा है, मछलीपत्तनम भी है लेकिन विशाखापत्तनम बंदरगाह जो कि सबसे बड़े बड़े कृत्रिम, सबसे बड़े एक तरह से कृत्रिम बंदरगाह के अंतर्गत आता है। तो याद रखेंगे देश का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह अगर पूछता है तो आप बताओगे विशाखापत्तनम, जो कि कहाँ पे स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में ही बहुत सारे बंदरगाह हैं, मैक्सिमम बंदरगाह भी आंध्र प्रदेश में भी हैं। जैसा कि आपको पता है 200 छोटे बंदरगाहों में सबसे ज़्यादा 53 बंदरगाह महाराष्ट्र पाए जाते हैं, और 13 बड़े बंदरगाहों में से जो 3 बंदरगाह हैं तमिलनाडु में पाए जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी कम नहीं है किसी से, लेकिन बहुत छोटे छोटे बंदरगाह के रूप में यहाँ पे भी हैं, जिसमें विशाखापत्तनम, मछलीपत्तनम, ये सब बंदरगाह हैं। तो विशाखापत्तनम जो है 13 बड़े बंदरगाहों में से एक बंदरगाह है। तो याद रखेंगे विशाखापत्तनम एक प्राकृतिक बंदरगाह ना होकर कृत्रिम बंदरगाह है। हमारे पूरे देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह तो मुंबई है, याद रखेंगे, और सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह विशाखापट्टनम है। यहाँ पर एक तरह से कह लीजिए जहाजों का मैन्युफैक्चरिंग का भी कार्य होता है, मतलब कि एक तरह से कह लीजिए यहाँ पे डॉल्फिन नोज नामक एक तरह से पहाड़ी है जो कि क्या काम करती है, यहाँ के इस बंदरगाह को बहुत ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती है, इस बंदरगाह को, जिसके एक तरह से कह लीजिए पहाड़ी, उस डॉल्फिन नोज पहाड़ी में ही इसको बनाया गया है, मानव निर्मित है, इस वजह से इसको हम बोलते हैं कृत्रिम बंदरगाह। इस चीज़ को याद रखना है। और इसे डॉल्फिन नोज पहाड़ी से बचाया जाता है बहुत तेज हवाओं से, क्योंकि आपको पता है जब आप किसी तटीय इलाके पे होते हैं तो वहाँ पे बहुत तेज हवाएं चलती हैं, क्योंकि वहाँ पर हवाओं का कटान बहुत ज़्यादा होता है। कटान की वजह से वह क्या करेंगी, इस हमारे बंदरगाह के जो नोजल पॉइंट होंगे उसको काट देंगी, छाट देंगी। तो उस चीज़ से बचाने के लिए एक पहाड़ी वहाँ पर ऑलरेडी पहले से है, इस वजह से वहाँ पर बनाया जाना सुविधाजनक पड़ा भारत सरकार को। तब जाके विशाखापट्टनम को चूज किया गया इस जगह को, यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक तरह से बंदरगाह बनाया जाए। तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह है, यहाँ पे कह लीजिए कि बहुत बड़े बड़े जहाज़ों का मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी से इसके सुरक्षा की जाती है, ठीक है मतलब तेज हवाएं जो होती हैं उनसे सुरक्षा किया जाता है बस, ठीक है। और इसके बाद नीचे आएंगे तो एक तरह से यहाँ पे एन्नौर बंदरगाह पड़ेगा, एन्नौर बंदरगाह, फिर इसके बाद चेन्नई बंदरगाह, फिर तूतीकोरन बंदरगाह। ये तीनों क्रम से याद कर लेना है सबसे पहले, कभी कभी आ जाता है इन तीनों को सेट करने के लिए, दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण। तो यहाँ पर तूतीकोरिन बंदरगाह है, तूतीकोरिन बंदरगाह। फिर इसके नीचे चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह एक तरह से प्राकृतिक बंदरगाह है, प्राकृतिक में सबसे गहराई बंदरगाह, याद रखना, सबसे गहराई बंदरगाह, सबसे गहरी बंदरगाह प्राकृतिक रूप से किसको जाना जाता है, चेन्नई को। सबसे बड़ा बंदरगाह प्राकृतिक रूप से मुंबई को, और सबसे बड़ा बंदरगाह कृत्रिम रूप से विशाखापत्तनम को।
ये बहुत बार पूछा गया है। सबसे बड़ा ज्वारी बंदरगाह भारत का कांडला बंदरगाह, जो कि गुजरात में स्थित है, याद रखेंगे बेटा। चेन्नई, चेन्नई बंदरगाह जो कि सबसे गहरी बंदरगाह है, याद रखना। चेन्नई जो कि तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु का कैपिटल भी तो चेन्नई है, याद रखेंगे। यहीं से हम समुद्री अपने भारत के किसी भी जगह को, जो एक तरह से ऊंचाई होता है, इसी जगह से हम तय करते हैं, चेन्नई से ही, याद रखना ना। इसके बाद हम आ जाते हैं, चेन्नई बंदरगाह एक तरह सबसे पुराना बंदरगाह भी है, इस बात को भी याद रखना। सबसे ज़्यादा पुराना बंदरगाह के रूप में भी हम चेन्नई को जानते हैं, इस बात को भी आप याद रखेंगे। इसके बाद तूतीकोरिन बंदरगाह, यह मन्नार की खाड़ी के तट पर स्थित है। मन्नार की खाड़ी वही क्या नाम है हमने बताया इसका, तूतीकोरिन बंदरगाह हो गया ना। तूतीकोरिन, एक मिनट हमने उल्टा लिख दिया बेटा, यहाँ पर एन्नौर बंदरगाह है, एन्नौर, यहाँ पे एन्नौर है और यहाँ पे तूतीकोरिन है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। तूतीकोरिन, तूतीकोरिन बंदरगाह जो है यह एक तरह से यहीं पर स्थित है। आपको बताया था हमने, जब पिछले वीडियो आपने देखा नहीं होगा तो जरूर देखिएगा। यहाँ पर स्थित है बेटा आपका मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार खाड़ी जो श्रीलंका से एक तरह से तमिलनाडु को अलग करती है, मन्नार की खाड़ी, वही चीज़ है। यहीं पर मन्नार की खाड़ी के बिल्कुल बॉर्डर पे ये तूतीकोरिन बंदरगाह स्थित है, याद रखना। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मछली पकड़ने की सुविधा है। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि यह इसका जो इलाका है बहुत छिछला है, बहुत ज़्यादा छिछला है, इस वजह से यहाँ पे मछली पकड़ने वाले मछुआरे काफ़ी ज़्यादा संख्या में देखने को मिलते हैं। इस वजह से इसका नाम एक और है, इसका नाम है एक तरह से कह लीजिए कि मत्स्य बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, मत्स्य बंदरगाह किसको कहा जाता है? तूतीकोरिन बंदरगाह को कहा जाता है। वैसे सारे बंदरगाहों पे मछुआरे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मछली पकड़ी जाती है तूतीकोरिन बंदरगाह में। ठीक है, इतनी बातें थी इस बंदरगाह से, खेला खत्म हो गया। अब हम इसी तरह रोड सिस्टम और प्लस पानी वाले सारे चीज़ों को बताएंगे। आप बस मन से तन से लगे रहिए, और इतना विश्वास मैं दिला देता हूँ आपको कि शायद ही इससे, मतलब कि 99.999% समझ लीजिए कि आपको अगर ज्योग्राफी से प्रश्न देखने को मिला किसी भी एग्जाम में, तो इस मेरे पूरे लेक्चर से ही देखने को मिलेंगे। इससे एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। और सुपर टेट के लिए रामबाण है। और आगे आने वाले जो कुछ ही दिन बाद मैं इतिहास भी स्टार्ट करूँगा। ये केवीएस के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभ वाला एक तरह से चैप्टर होगा आपके लिए। तो चीज़ें आपके ऊपर हैं, आप किस प्रकार से देखते हो, आप पे डिपेंड करता है। धन्यवाद।